हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 जो है कंटेम्प्ररी विश्व यानी समकालीन विश्व, इसके आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी क्या है, इसके कारण एवं परिणाम तथा इसका विश्व पर प्रभाव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1929 में जो विश्वव्यापी संकट आरंभ हुआ उसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में एकाएक भाव के मंदी आ जाने के कारण हुआ। आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से आरंभ हुई। इस स्थिति को ब्लैक थर्सडे भी कहा गया है। इस मंदी से अमेरिका की ऋण देने की क्षमता कम हो गई। उसने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। सबसे खराब स्थिति 1932 में आई, जब बेरोजगारों की संख्या बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ तक पहुंच गई थी और सभी देशों में फैल गई। इसलिए इसे विश्वव्यापी मंदी से संबोधित किया जाता है। इस मंदी के कारण ब्रिटेन ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया, जिसका अनुसरण विश्व के कई देशों ने किया। विश्व के कई देशों ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को छोड़कर परंपरागत व नियंत्रित आर्थिक नीति को अपनाया। इस मंदी के कई कारण थे जो निम्नलिखित हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से 1929 तक यूरोप की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। इसके कारण थे कि युद्ध समाप्ति के बाद भी उत्पादन का प्रतिशत बढ़ता रहा तथा दूसरे यूरोपीय देशों को अमेरिका से ऋण मिलता रहा। प्रायः युद्ध के पश्चात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि युद्ध के समय उद्योगों का असाधारण विकास हो जाता है जो युद्ध के कुछ समय तक बना रहता है। 19वीं सदी के इतिहास में भी 3 बड़े युद्ध हुए और इन युद्धों के बाद भी इसी तरह की आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक शिथिलता का एक प्राकृतिक क्रम होता है। एक निश्चित समय के बाद उत्पादन में शिथिलता का आना स्वाभाविक है और युद्ध के बाद उत्पादन को युद्ध समय के स्तर पर बनाए रखना संभव नहीं होता। युद्ध के समय कृषि व औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि मांग अधिक होती है, परंतु यह मांग और पूर्ति में अंतर आ जाता है जिससे वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है, कृषकों को हानि होती है, वह बेरोजगारी बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त इस मंदी का कारण स्वर्ण का असमान वितरण हो जाता था। विश्व का लगभग 60% सोना अमेरिका और फ्रांस में एकत्रित हो गया था। इसका कारण था कि अमेरिका का हथियार का व्यापार और अमेरिका द्वारा दिए गए ऋणों का भुगतान तथा फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाला सोना। इससे अधिकतर राज्यों के पास सोने की कमी हो गई। स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य बढ़ गया और जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 1929 में अमेरिका में सट्टेबाजी अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिससे अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को ऋण देना बंद कर दिया और अपनी पूंजी अमेरिका में ही लगानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें तुरंत लाभ मिल जाता था। यूरोप की अर्थव्यवस्था इस समय पूर्ण रूप से अमेरिका से प्राप्त होने वाले ऋणों पर आधारित थी। सौदेबाजी के कारण शेयर बाजारों की कीमतों में गिरावट आने लगी, जिससे अरबों का नुकसान हुआ और यूरोपीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उपयोग में कमी भी आर्थिक मंदी का एक प्रधान कारण थी। 1900 से लेकर 1929 के बीच की अवधि में मजदूरों की तुलना में लाभ में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, जिससे बचत तथा उपयोग के बीच अंतर बढ़ गया था। 1900 से 1929 के बीच में राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 4 गुना वृद्धि हुई थी, किंतु जनता की क्रय शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। अतः आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। विश्व युद्ध के बाद उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए यंत्रों की होड़ की गई थी। यंत्रों को अपनाने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई, साथ ही क्रय शक्ति घट गई, जिससे प्रभावोत्पाद मांगों की कमी हो गई। संकट के दौरान बेरोजगारों की संख्या 5 से 10 करोड़ तक होने का अनुमान है। इस आर्थिक संकट का कारण राज्यों की नीतियां भी थी जो संकुचित दृष्टिकोण का परिचायक थी। इस समय आर्थिक राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भरता की भावना चरम पर पहुंच गई थी।
प्रत्येक राष्ट्र आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयत्नशील था। इसके लिए सभी देशों ने व्यापार पर नियंत्रण लगाए और आयात निर्यात को नियंत्रित करना शुरू कर दिया तथा सीमा शुल्क लगाए गए एवं आयात को निश्चित किया गया। अब हम आर्थिक संकट के परिणामों को देखेंगे। आर्थिक संकट में सरकार व समाज के प्रत्येक वर्ग को कठिनाई व हानि हुई। सरकारी बजट में घाटा हुआ। इससे सरकारों को करों में वृद्धि करनी पड़ी और बहुत से कारखाने बंद हुए। लाखों मजदूर बेकार हो गए थे। गोदाम वस्तुओं से भरा था किंतु खरीदार नहीं था। कारखाने बंद होने से पूंजीपति वर्ग भी संकट में आ गया था। सरकार ने ब्याज दरों को घटा दी थी। आर्थिक मंदी का सबसे तीव्र प्रभाव राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पड़ा। जनता में बेकारी, भूखमरी, निराशा, अस्थिरता एवं असुरक्षा की वृद्धि हुई। लोकतंत्रीय सरकारें मंदी की समस्याओं को सुलझाने में असफल रहा, जिससे अधिनायकवाद का विकास हुआ। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। इंग्लैंड में मजदूर सरकार के स्थान पर मिलीजुली सरकार बनी। ऑस्ट्रिया, स्पेन, हंगरी, यूगोस्लाविया, पोलैंड, पुर्तगाल, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देशों में किसी न किसी रूप में अधिनायक तंत्र की लहर आ गई। जापान द्वारा सैनिक विजय की नीति अपनाए जाने के लिए मंदी कुछ हद तक जिम्मेदार थी। लोग पूंजीवाद का विरोध कर साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगे। आर्थिक मंदी के कारण संसार के विभिन्न राज्यों में प्रशासकीय नियंत्रण में भी वृद्धि हुई। कई देशों को विपणन, मूल्य नियंत्रण, पूंजी विकास एवं वितरण पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ा। इससे आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। सभी राष्ट्रों ने उद्योग व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया। बहुत से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों की ओर से उदासीन हो गए। आर्थिक संकट का विश्व पर प्रभाव देखें। सबसे पहले जर्मनी को देखेंगे। इस संकट का विनाशकारी प्रभाव मध्य यूरोप पर पड़ा। उसका आयात निर्यात ठप हो गया। 1932 में जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या 60 लाख हो गई। बेरोजगारी की समस्या तत्कालीन सरकार को अत्यंत संकट में डाल दिया, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। इस आर्थिक तनाव में से जर्मनी में नाजीवाद शासन की नींव पड़ी और प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली का ह्रास हो गया। जर्मन नेशनल बैंक दिवालिया हो गया। इसके बाद बैंकों तथा शेयर बाजारों में भी आतंक फैल गया। दूसरा है ब्रिटेन। इस मंदी के दौरान ब्रिटिश उत्पादन, निर्यात, रोजगार तथा लोगों के निर्वाह के स्तर में तेजी से गिरावट आई। मंदी ने इंग्लैंड में परंपरागत जहाजरानी उद्योग को ठप कर दिया। ब्रिटेन ने अपना औद्योगिक नेतृत्व और निर्यात बाजार खो दिया। 1931 तक इसके बजट में 10 करोड़ पाउंड का घाटा हो गया। 1931 में बेरोजगारों की संख्या 37.5 लाख हो गई। सरकार द्वारा दिए जाने वाले मजदूरी भत्ते से भी स्थिति का समाधान नहीं निकला। मजदूर दल की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा सितंबर 1931 में नवगठित सरकार ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। सरकार ने संरक्षात्मक नीति अपनाई। सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया गया। बैंक दर को घटाकर 2.5% कर दिया गया। अगला है फ्रांस। जर्मनी से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की रकम से फ्रांस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा तथा फ्रांसीसी मुद्रा अपनी साख बनाए रख सकी। फ्रांस के पास यूरोप का सबसे अधिक स्वर्ण भंडार था तथा फ्रांस पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण नहीं था। अगला है देश रूस। रूस की बोल्शेविक क्रांति से उसका यूरोप के अन्य देशों से संबंध कुछ समय के लिए विच्छेद कर दिया था। स्टालिन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं, जमींदारों के दमन तथा औद्योगिक योजनाओं के द्वारा रूसी कृषि उत्पादन, लोहे कोयले का उत्पादन इतना बढ़ा दिया था कि इस मंदी का रूसी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में हम देखेंगे अमेरिका का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका निर्यातक देश बन गया था। 1929 से 33 के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था जैसे रसातल में चली गई। चालू मूल्यों का राष्ट्रीय उत्पादन 46% घट गया। वह 104 अरब डॉलर से घटकर 56 अरब डॉलर पर आ गया। रोजगार में 20% की गिरावट आई और बेकार की संख्या 30 लाख हो गई। औद्योगिक उत्पादन में 35% की कमी हुई। अंततः रूजवेल्ट ने न्यू डील के परिणाम स्वरूप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संकट से उबार सकी। इस प्रकार फ्रांस तथा रूस को छोड़कर विश्व के सभी देशों पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा और उसके कारण वहां सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। तो आज के लिए इतना ही।